हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में। और इसके पहले हमने हिंदी भाषा का आधार पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा में वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम लोग शुरू करते हैं, आइए। और ये चैप्टर आज से स्टार्ट है और कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वे पे दे पाएँ। अगर किसी दिन नहीं भी दे पाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी नहीं दे पाएंगे। नहीं तो हिंदी को भी हम रेगुलर वे पे ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी नोट्स से जो क्वेश्चन है हिंदी के वो बाहर ना जाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हम लोग वर्णमाला शुरू करते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था भाषा। तो आज यदि हम आपसे पूछें कि ये जो भाषा है तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन एक शब्द और आता है, वर्ड। फिर ये क्या होता है? ये भी तो भाषा की इकाई होती है। तो हमसे यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, तो सही है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, तो भी सही है। वर्ड कैसे सही होता है? वर्ड भाषा की, हम कहेंगे ये भाषा, वर्ड जो है ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछे तो क्या बताएंगे? वर्ड। अगर आपसे पूछे भाषा की इकाई बताओ तो क्या बताएंगे? ध्वनि। क्या ध्वनि को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, लेकिन वर्ड को लिख सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे भाषा की इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या बताएंगे? ध्वनि। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड भी होती है। वर्ड कैसी होती है? लिखित सबसे छोटी इकाई। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। और भाषा की इकाई, अगर प्रश्न पूछने के तरीके दो होते हैं। अगर वो पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दो तो बताएंगे ध्वनि। अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बता दो तो क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। फिर क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। अब एक बात समझो, इसी वर्ड से बनता है वर्णमाला। इसी वर्ड से क्या बनता है? इसी वर्ड से क्या बनेगा बताओ? वर्णमाला बना। अब ये जो वर्ण है इसे अखंडनीय भी कहा जाता है। इस वर्ण को क्या कहा जाता है? अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब होता है जिसका खंड ना किया जा सके। जिसका खंड ना किया जा सके। जिसका खंड ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? अखंडनीय कहलाता है। यही तो कहलाता है, वो कहलाता है अखंडनीय। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला तो हम ये कहेंगे वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ध्यान दो, हमने कहा वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम। उसके पहले हम पढ़ क्या चुके हैं? भाषा। क्या पढ़ चुके? भाषा। भाषा का कुछ पार्ट पढ़ा है, बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम लोग व्याकरण पढ़ लें, ठीक है? जैसे अपभ्रंश हो गए, अपव्यक्त हो गए, इनको हमको पढ़ना है, पढ़ लेंगे अभी। तो हम देखते हैं सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी मिली? ध्वनि। कौन सी मिली? ध्वनि। फिर आपसे पूछेगा
कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बताओ कौन सी है? क्या मिला? वर्ण मिला। और वर्ण से क्या बना? वर्णमाला बना। और वर्णमाला कैसा है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण होता कैसा है? अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब जिसका खंड नहीं किया जा सकता, ये होता वर्णमाला। अब देखो बनता कैसे क्रम, तो सबसे पहले होता है जो सबसे छोटा होता है ध्वनि। क्या होता है? अगर हम इसके क्रम को देखेंगे, अगर हम इसके क्रम को देखें तो सबसे पहले हमें मिलेगी ध्वनि। क्या मिलेगी? ध्वनि। ध्वनि के बाद में आपको क्या मिला? वर्ण मिला। वर्ण मिला। और वर्ण के बाद में आपको क्या मिला? वर्ण के बाद में आपको मिलेगा शब्द। वर्ण के बाद में आपको क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा। शब्द के बाद में आपको क्या मिलेगा? वाक्य मिलेगा। शब्द के बाद में आपको क्या मिलेगा? वाक्य मिलेगा। बात समझ रहे हो कि इसको इकाई, मतलब ये तो इकाई है, हम बढ़ते कैसे हैं, ये क्या है? वाक्य मिला। वाक्य के बाद में आपको क्या मिलेगा? वाक्य के बाद में हमको मिलेगा अनुच्छेद। वाक्य के बाद में हमें क्या मिला? अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद में क्या मिलेगा? अगर क्रम देखें तो अनुच्छेद के बाद में क्रम आता है निबंध का। क्या मिलता है? निबंध। बात समझ में आई? देखो क्रम, सबसे पहले क्या मिला? ध्वनि। ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द, शब्द के बाद में वाक्य, वाक्य के बाद में अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद में निबंध। और इन सबका समूह मिलके बन जाता है किताब। क्या बन जाता है? किताब। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपके पल्ले पड़ रही होगी। क्यों नहीं पढ़ रही? पढ़ रही ना? तो ये इसका क्रम होता है। ये भाषा का क्रम है। नोट करते चलो, ये भाषा का क्रम है। अब नंबर एक बात, हाँ नंबर एक बात हम डालेंगे ध्वनि। नंबर एक चीज हमको पढ़ना क्या है? ध्वनि। हम पूछे ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि में हमने बताया कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यही तो बताया। नंबर दो, वर्ण। सबको पढ़ना है मैं इसे। वर्ण क्या है? तो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। शब्द क्या है? अब हम बात करते हैं तो फिर शब्द क्या होगा? शब्द समझिए, एक एक बात क्लियर होगी आपकी। अब हमने ध्वनि को तो पहले जान लिया था, वर्ण को भी जान लिया था, लेकिन शब्द क्या है? शब्द को क्या कहेंगे? वर्ण से कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। ये शब्द क्या है? अगर हम इसमें शब्द की बात करेंगे तो शब्द क्या है? शब्द भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई है। तो हम लिखेंगे इसको, ये भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई कौन है? शब्द। बात समझ में आई? चलिए, वाक्य क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। अगर वाक्य पूछे तो क्या है? वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। एक शब्द और लिखो अभी, वाक्य। वाक्य, वाक्य क्या है भाई? तो हम ये कहेंगे
ये भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। आप ले लो स्क्रीनशॉट, फोटो खींच लो। दिख रहा है तुम्हारे में? फोटो खींच रहे? फोटो सही दिख रही? ठीक। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल कंठस्थ कर लो, रट लो, पूछेंगे हम। हटे, जल्दी करो। तो देखो, तब तक हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार। ऑनलाइन वाले आ जाओ, रिवाइज करते हैं। वर्णमाला, यदि हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। फिर हम बात करेंगे ध्वनि के बाद में वर्ण भी तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन वर्ण कैसी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है और ये अखंडनीय है। अखंडनीय का मतलब होता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ठीक। फिर बात करते हैं वर्णमाला। इसी को मिला करके, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को मिला करके क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। इसका क्रम क्या होता है? जब इसके क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्वनि आएगी, फिर वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा, फिर अनुच्छेद आएगा, फिर निबंध आएगा, फिर किताब आएगा। अब फिर से हम चर्चा करते हैं कि तो फिर ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और शब्द क्या है? भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई क्या कहलाता है? ये सब इकाई पे चर्चा कर रहे हैं हम। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। तुमने भाषा पढ़ा, लास्ट में इकाई पढ़ा और वो पूछ रहा भाई साहब लघुतम सार्थक इकाई बता दो, और तुम ध्वनि को लगा के आ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई में हम क्या पढ़ रखे हैं? ध्वनि पढ़ रखे हैं और गलत कर दिया है ना। पूरे तरीके से जब क्वेश्चन को सही पढ़ोगे, तुम्हें ये देखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ रहा, या भाषा की सबसे छोटी लघुतम सार्थक इकाई पूछ रहा, या भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई पूछ रहा। 4 प्रकार से क्वेश्चन बने ना। इकाई से ही 4 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। हमको भागना नहीं है, हमको बिल्कुल जड़ पे काम करना है। इसके बाद क्वेश्चन ना बने वैसे काम करना है। इस 37-38 क्वेश्चन में कम से कम आपको 30-35 क्वेश्चन मिले, वहीं से निपाट के आओ, मार के आओ। हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया था आज कि 24-25 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हर व्यक्ति कर लेता है। जो एक दिन नहीं पढ़ेगा वो भी कर लेगा। और अगर 25-26 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब क्या है भाई? अगर 25-26 क्वेश्चन आप भी कर पा रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको रब करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। तो जब हम वर्णमाला को देखते हैं तो वर्णमाला हमें 2 प्रकार से मिलती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। इनमें कौन कौन 2 प्रकार हैं? तो नंबर 1 हमें मिलेगा स्वर। क्या मिलेगा? और नंबर 2 हमें क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा। नंबर 1 हमें मिलेगा स्वर, नंबर 2 हमें मिलेगा व्यंजन। अब हम कहेंगे कि स्वर किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की
आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? स्वर। तो फिर ये क्या है? या फिर हम यहाँ पे कह दें अथवा स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये कह दें। या फिर हम इसमें व्यंजन को पढ़े तो व्यंजन क्या है? जिन्हें या जिनको बोलने के लिए, जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही? वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं स्वरों की, तो एक बात समझो, जब हम स्वरों की बात करते हैं, स्वर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या है 11। अगर आपसे पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। कुल कितने? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। ये दो कौन आ जाते हैं? ये दो कौन प्लस हो जाते हैं भाई? ये दो जो प्लस हो जाते हैं, जिनको मिलाकर के 13 बनता है, ये कौन कौन है? ये अंक और आहा है। कौन कौन है? इनकी बात करेंगे तो जो एक शब्द आता है अंक, और दूसरा शब्द कौन सा आता है? इनको मिलाकर के किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवा कहा है। किसने कहा है? हाँ, तो इसको इन दोनों को लिखेंगे किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह हैं। देखो दिख रहा ऊपर, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, समझिए भाई, ऊपर दिख नहीं पा रहा, यहाँ पे लिखते हैं किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार ये अयोगवाह हैं। क्या है? अयोगवाह हैं। अब तो दिख रहा। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब क्या होता है? जिनका योग, आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब क्या होता है? योग। आ का मतलब क्या होता है? नहीं, योग का मतलब क्या होता है? योग। जिनका योग ना किया जा सके वही क्या होता है? अयोगवा। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। अच्छा, किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक का नाम पता है क्या है? अच्छा, हेमचंद की पुस्तक का क्या नाम बताए थे? हेम शब्दानुशासन बताए थे। तो किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। क्या नाम है?
हिंदी शब्दानुशासन इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। किशोरी दास, भाई फ़ोन ना बजाया करो, बंद कर दो। किशोरी दास वाजपेयी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन, इसको नोट कर लो। हो गया? मतलब किया जाए, जल्दी करो। अब एक चीज होती है हिंदी में, मात्रा। मात्रा सुने? मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा, मात्रा की परिभाषा अगर आपसे कही जाए तो क्या करेंगे? अभी वर्णमाला नहीं पढ़ा है, वर्णमाला के बारे में बताएं कि वर्णमाला क्या है। एक क्लास तो मेरी ऐसे ही चली गई बताने में। रब करें, आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसको रब करें। चलो, हम लोगों को ऐसा ही पढ़ना है, चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ाता हो चाहे कोई ऑफलाइन पढ़ाना हो। बातें ना करो, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ाता हो चाहे कोई ऑफलाइन पढ़ाता हो। लेकिन तुम अपना नोट्स पढ़ के तुम किसी का भी सेट, किसी का भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी बुक लगा सको। लोगों को ऐसे पढ़ना है। जैसे एक शब्द होता है मात्रा, आपने सुना हिंदी में वर्णमाला में मात्रा सुना? तो ये जो मात्रा होती है, तो मात्रा की परिभाषा क्या होती है? मात्रा की परिभाषा क्या होती है? मात्रा हम किसे कहते हैं? तो मात्रा हम कहते हैं वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। नोट कर लो। क्या? हाँ, जानते हैं बच्चे, हम हिंदी सही लिखते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, मात्रा कहते हैं। अच्छा, अब इसको परिभाषित कैसे करें? बिना मात्रा के तुम किसी भी वर्ण को बोल ही नहीं सकते। जैसे मान लो हम ही लिख दें, अब इसको बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। जब तक इसमें मात्रा नहीं लगेगी बोल पाओगे? अब बोल लोगे। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये का। वैसे करोगे कै, नहीं बोल पाओगे ना। इसी को कहा जाता है उच्चारण का समय। अब जैसे हम लिख दें ख और ए, अब हम कह देंगे तो अब हम क्या? खा कह देंगे, बोल लेंगे, तो इसी को कहा जाता है। जब हम बात करेंगे मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार। अब स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे, स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे, तो मुख्यतया कितने प्रकार से पढ़ेंगे मात्राओं को? 3 प्रकार के। आश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इसको रब करते हैं। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है, स्वरों को बांटते हैं, लिखते हैं।
ये जो इसे मात्रा को या स्वर को, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो जब हम इन ही मात्राओं को बांटते हैं तो 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और कौन कौन प्रकार होंगे ये होंगे आश्व स्वर, या फिर दूसरा कौन सा होगा? दीर्घ स्वर, आश्व स्वर, दीर्घ स्वर, और कौन सा होता है फिर? एक प्लुप्त स्वर होता है। कौन सा होता है? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ठीक है। अच्छा, इसी को एक चीज़ और कहा जाता है, इसी को लघु भी कहा जाता है, इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है ना। इसी को लघु स्वर भी कहा जाता है, इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब इसमें क्या कहता है? छोटा आ क्या आएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और ऋषि आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? और ऋषि आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब किस में आ जाएंगे? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। प्लुप्त स्वर में आ जाता है, जैसे ओम। क्या आ जाएगा? प्लुप्त स्वर में आ जाएगा ओम। हे राम, हे राम, ये सब किस में आ जाता है? हाँ, बाप रे, ये सब भी इसमें आ जाता है प्लुप्त स्वर में, ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगे, जैसे लिखते हैं श्याम, किस में आएगा? श्याम भी प्लुप्त स्वर है, जैसे लिखते हैं श्याम, किस में आएगा? ये प्लुप्त स्वर में आएगा। नोट कर लो, ठीक है। फिर कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं। ये स्वर के भेद में है भाई, है ना, स्वर के भेद में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी हम लोग मिलते हैं कल से। और कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसी लगी, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।